So hello students, welcome back to another video related to B Pharmacy, and today we are going to discuss about posology and various factors affecting posology. So let's get started. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोसोलॉजी आखिर होता क्या है. What is posology? So posology basically derive हुआ है ग्रीक वर्ड पोसोस से, जिसका मतलब है हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस. सो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं पोसोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. सो फिजियोलॉजी या पोसोलॉजी जो है एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है कि कितना क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स या कितना डोज जो है ड्रग्स का वो किसी पेशेंट को दिया जाए, ठीक है, जिससे हमें एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेपेटिक इफेक्ट डिज़ायर्ड जैसा चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त हो. तो अब हम आते हैं वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी पे. तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को वो हो गया एज. ठीक है, तो एज जैसे चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कम मात्रा में ड्रग्स रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट डोज के मुकाबले, क्योंकि वो अनेबल होते हैं एक्सक्रीट करने के लिए ड्रग्स को टू द एक्सटेंड एज अडल्ट्स. यानी जो अडल्ट्स जितना एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं वो सारे ड्रग्स को उतना अच्छी तरीके से एक्सक्रीशन जो है चिल्ड्रन या फिर ओल्डर पेशेंट्स में नहीं होता. तो इसलिए फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी हमारा हो गया एज. ठीक है, और तो और चिल्ड्रंस कैन टॉलरेट रिलेटिवली लार्जर या फिर हायर अमाउंट ऑफ बेलाडोना डिजिटैलिस या इथेनॉल. वहीं एल्डरली पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हिप्नोटिक्स या फिर ट्रैंक्यूलाइजर्स. ठीक है, जो उनके अंदर कन्फ्यूज़न की स्टेट को प्रोड्यूस कर सकता है. उसके बाद आते हैं हम उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्स की यानी जेंडर की. वुमेन को डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज द मैन डज. यानी वुमेन्स को हो सकता है ज़्यादा मात्रा में चाहिए हो ड्रग्स या फिर कम मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन वुमेन्स को मेनली या बेसिकली देखा जाता है कि कम मात्रा में ड्रग्स रिक्वायरमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि दोनों का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या फिर गुण है वो अलग अलग होता है. ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि लैक्टेशन के दौरान जो ड्रग्स हैं जैसे कि एंटी हिस्टामाइंस या हो गई या मॉर्फिन हो गया या टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो ये एक्सक्रीटेड हो सकते हैं मिल्क के अंदर. ठीक है, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, क्योंकि ये उनके बच्चे के अंदर भी जा सकता है जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी वेट. तो बॉडी वेट क्या हो गया, ओबीस पेशेंट हो गए जैसे मोटे लोग हैं या फिर चिल्ड्रन एंड मेल नरिश्ड पेशेंट्स अगर हैं हमारे पास, तो उनमें जो ड्रग्स की क्वांटिटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की वो कम या ज़्यादा उसके बॉडी वेट के हिसाब से देख सकते हैं. ठीक है, इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट. ठीक है, हो सकता है कोई 50 किलो का हो, 100 किलो का हो, तो इसके बॉडी वेट के हिसाब से हम डोजेस को कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गया कि अलग अलग रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे इंट्रावेनस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, ओरली हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है. तो यहाँ पर बात करते हैं अगर कि इंट्रावेनस डोजेज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोजेज. ठीक है, तो क्यों इंट्रावेनस डोजेज जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में दी जाती है ओरल डोजेज के मुकाबले, क्योंकि जो ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली होते हैं वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाते हैं. ठीक है, और ओरली का अलग सिस्टम होता है, क्योंकि ओरल पहले स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से उसका जो थेरेपेटिक वैल्यू या इफेक्ट है वो शो होता है. लेकिन इंट्रावीनस में क्या होता है, सीधा ब्लड सप्लाई में या ब्लड स्ट्रीम में सीधा एडमिनिस्टर किया जाता है उसको. ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक फ़ायदा है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है ड्रग का वो क्विक होता है इंट्रावेनस का. ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी जो है वो
ज़्यादा होती हैं इंट्रावेनस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। समय कब है कुछ दवाई मेडिसिन के देने का, क्या समय हो सकता है, वो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है उसको, पोसोलॉजी को। सो द प्रेजेंस ऑफ फूड डिलेज, ये जैसे प्रेजेंस है फूड, यानी मान लीजिए आपका स्टमक है, उसके अंदर कोई खाना आपने खाया, वो अभी वहाँ पर है, तो प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिलेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अगर आपके स्टमक में खाना है पहले से, तो वो कुछ ड्रग्स के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है या फिर डिले कर सकता है, ठीक है। द ड्रग्स आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक, तो एम्प्टी स्टमक अगर आपका होता है तो ड्रग्स ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। फिर आता है कि इरिटेटिंग ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं, तो वो बेटर टॉलरेटेड होते हैं इफ़ एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील्स, यानी खाने के बाद अगर उन्हें दिया जाता है तो वो बेटर टॉलरेटेड होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, या कॉड लिवर ऑयल हो गया, शुड ऑलवेज गिवन आफ्टर मील्स, तो इन सबको मील्स के यानी खाना खाने के बाद ही देना चाहिए, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। तो जैसा कि देखा जाता है कि डे लाइट जो है वो स्टिमुलेंट है, यानी एनहेंस करता है इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिशिंग द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स, यानी डे लाइट क्या है, एक स्टिमुलेंट है, यानी अलर्टनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो अगर हम डे लाइट के अंदर हिप्नोटिक्स देंगे तो उसके इफेक्ट को वो कम कर देगा, ठीक है। और डार्कनेस क्या है, एक सेडेटिव है, यानी कामनेस प्रोवाइड कराता है, आराम प्रोवाइड कराता है। तो हिप्नोटिक्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नाइट के दौरान, यानी रात में अगर हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं तो वो मोर इफेक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे अमाउंट ऑफ बारब्यूटरेट्स, तो बारब्यूटरेट क्या है, एक सेडेटिव है, ठीक है, नींद आने के लिए दी जाती है। तो बारब्यूटरेट्स जो है वो कम मात्रा में रिक्वायर्ड होंगी अगर उसे रात में दिया जाए बजाय कि दिन में। अगर हम दिन में देते हैं तो हायर डोज लगेंगे बारब्यूटरेट्स के, और रात में अगर बारब्यूटरेट्स देते हैं तो उसका कम डोज लगेगा, क्योंकि वो सेडेटिव है, और डार्कनेस जो है वो सेडेटिव है। हिप्नोटिक्स या डार्क जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं रात के दौरान, ठीक है। सो उसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स था, तो उसके अलावा एक और है इसका एग्जांपल कि अल्कोहल जो है वो बेटर टॉलरेटेड होता है कोल्ड इन्वायरमेंट में रदर देन समर, ठीक है। यानी गर्मियों में उतना ज़्यादा टॉलरेट अल्कोहल को नहीं किया जा सकता जितना हम कोल्ड इन्वायरमेंट में या फिर कोल्ड डेज के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बात प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, यानी पहले से आपको कोई बीमारी तो नहीं, ठीक है। ड्रग्स लाइक बारब्यूटरेट्स या फिर क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, में प्रोड्यूस अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस, ठीक है। अगर ये ड्रग्स हम देते हैं उन्हें तो पेशेंट्स के अंदर कुछ इफ़ेक्टिव चेंजेस ला सकता है वो, जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट है या लिवर सिरोसिस जिनको है उनके अंदर ये बारब्यूटरेट्स या क्लोरप्रोमाजीन जो है वो अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट दिखा सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है। तो अब यहाँ पे देखा गया एग्जांपल कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ का क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय किडनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है मेनली किडनी से। सो अगर किडनी किसी पेशेंट की ख़राब है तो टॉक्सिक हो जाएगा उसके लिए, सो इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सक्रीटेड मेनली बाय किडनीज में प्रूव टॉक्सिक इफ द किडनी ऑफ द पेशेंट, यानी किडनी जो है पेशेंट की इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर किडनी जो है अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने टॉपिक्स कवर करते हैं, अगली वीडियो में आगे और बात करेंगे वेरियस और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ने का, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 भी लाऊंगा मैं इस वीडियो का, उसमें हम अदर्स फैक्टर्स जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।